गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में कल हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल्स यानी कि ग्रुप 2 मेटल्स। उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। टेस्ट जो था आपका आज, वो मैंने कल बोला था वीडियो में कि वो कैंसिल हो चुका है। तो टेस्ट मतलब कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। आने वाले 1-2 डेज के अंदर आपको टेस्ट की न्यू डेट्स जो है वो मैं दे दूंगा और उसी टाइम पे टेस्ट होगा। इस बार बच्चे जो बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि तैयारी थोड़ी सी कम है, तो नेक्स्ट टाइम से आपको प्रॉपर टाइम लेके आपका टेस्ट ले लिया जाएगा। तो आज वाला टेस्ट जो था वो कैंसिल था, इसलिए मैं लेक्चर जो है वो लगा रहा हूँ। कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल्स। इसमें 2 प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस कर ली थी, एटॉमिक और आयनिक रेडियलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी आपने यहां पे डिस्कस कर ली थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। 2 प्रॉपर्टीज आपने यहां पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर हमारे पास हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी, व्हिच इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में हमारे पास क्या था, जो बातें आपने ग्रुप 1 में डिस्कस की थी ना, वो सेम बातें आपने यहाँ पे ग्रुप 2 में भी डिस्कस कर ली है। हाइड्रेशन एंथैल्पी में हमने ये बोला था, जो हमारे ग्रुप 2 के मेटल आयंस होते हैं वो पानी में हम डिसॉल्व करेंगे। जब हम हमारे मेटल आयंस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये मेटल आयंस अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट करके जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनता है उससे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। और जब भी पानी के मॉलिक्यूल मेटल के आयन के साथ कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। तो मैंने ये बताया, हमारे पास हमारा मेटल आयन होगा, मेटल आयन के साथ बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल जो है वो आगे कंबाइन हो जाएंगे। और जब भी मेटल आयन के साथ बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल आगे कंबाइन होते हैं तो हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल फ्री में तो कंबाइन होंगे नहीं, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। जब वो एनर्जी रिलीज करती है तो जो एनर्जी उन्होंने रिलीज की होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ द मेटल आयन पे डिपेंड करती है। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जब आप ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। सेम वही कांसेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। वहां पे भी मैंने बोला था हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो साइज पे डिपेंडेंट होती है। कैसे होती है साइज पे डिपेंडेंट? स्मॉलर इज द साइज ऑफ metal ion, larger will be the hydration enthalpy. हमने ये ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे हम हमारे मेटल का साइज इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारी मेटल होती है वो कम पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ऐड करना स्टार्ट करती है। मेटल का साइज जितना छोटा होगा उसके साथ उतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होंगे। तो हमारे पास ग्रुप 2 में जितनी भी मेटल्स हैं सबसे छोटे साइज की कौन सी है, बेरिलियम। बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा आगे कंबाइन होंगे, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे ज्यादा है। बेरिलियम से कम होती है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से कम होती है कैल्शियम की, उसके बाद स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और लास्ट में हमारे पास रेडियम। तो ये हमारे पास हमारे एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी के अंदर वो ऐसे वेरी करते हैं। बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है क्योंकि साइज सबसे छोटा। रेडियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे कम आती है क्योंकि साइज सबसे बड़ा।
तो ये थी हमारे पास हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाती है फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स थे उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +1, क्योंकि उनके ग्रुप नंबर 1 है तो वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 वालों की वैलेंसी कितनी होती है? 2, इसलिए मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो पहली बात तो हमें ये बतानी थी कि ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो कर सकती है। तो उसमें अपन ने ये बोला कि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरा हमने ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारी मेटल्स होती हैं ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, मतलब इनका पॉजिटिव कैरेक्टर काफी होता है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की। दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करती हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती। तो ये दो ही बातें हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में बताने वाली, ये दोनों बातें आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो आप लिखोगे ग्रुप 2 मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज, that is why they lost both of their valence electrons and show positive oxidation state of +2। तो ये हमारे पास हमारा ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट आ जाएगा, छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं। तो ये हमारे पास हमारा केस था ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी भी होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी वाली प्रॉपर्टी भी होगी। इन दोनों प्रॉपर्टीज में अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, नहीं तो फटाफट यस सर लिखो। ठीक है निशा? ठीक है सारिका, चिन्ह, सृष्टि, कीर्ति, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास हमारा 2 प्रॉपर्टीज का काम था, यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी और ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर हमारे पास हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है विच इज मेटालिक कैरेक्टर। तो जैसे हमने ग्रुप 1 वालों के बारे में पढ़ा था उनका मेटालिक कैरेक्टर, वैसे आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब वैसे ये वाला टॉपिक मुझे डिस्कस करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको बारी बारी बोल रहा हूँ ग्रुप 2 एलिमेंट्स का नाम है एल्केलिन अर्थ मेटल्स, तो मैंने इनके नाम में मेटल को इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनको बार बार मेटल्स बोल रहा हूँ तो इनका मेटालिक कैरेक्टर होगा। मेटालिक कैरेक्टर हम कैसे डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए, सोनरस होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, मैलिएबल होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये करते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो ये भी हमारी काफी अच्छी मेटल्स होती हैं, ये भी काफी अच्छा मेटालिक कैरेक्टर शो करती है। तो आप लिखोगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर metallic in nature due to their low ionization enthalpies. They can lose electron, conduct heat and electricity, and are sonorous, malleable
एंड डक्टाइल, एंड डक्टाइल। इतनी सारी प्रॉपर्टीज होने की वजह से हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी एस ब्लॉक की मेटल्स है ग्रुप 2 वाली, ये मेटेलिक होती है। टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं, बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, टॉप टू बॉटम हमारी मेटल्स का साइज हो रहा है बड़ा। साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हो जाएगी ज्यादा, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट है, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, size increases due to which tendency to lose electron increases। साइज इंक्रीज होने की वजह से टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, और इसी वजह से हमारा मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। Therefore, metallic character increases from बेरिलियम टू बेरिलियम। ये हमारे पास हमारा मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने कंपैरिजन किया है, वो कंपैरिजन किया है मैंने खुद के साथ, मतलब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स से उन सभी एलिमेंट्स का आपस में कंपैरिजन कर दिया। लेकिन अगर यही मैं कंपैरिजन करता हूँ दूसरे ग्रुप के साथ, यानी ग्रुप 1 के साथ, तो हम ये देखेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स have lesser metallic character than group 1 elements। जब मैंने एल्कली अर्थ मेटल्स को एल्कली मेटल्स के साथ कंपेयर किया, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया ग्रुप 2 वाली जो हमारी मेटल्स हैं, यानी कि एल्कली अर्थ मेटल्स, इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो ग्रुप 1 वालों से कम होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ग्रुप 2 की मेटल्स हैं उनका साइज जो होता है वो ग्रुप 1 वालों से छोटा होता है। लेफ्ट टू राइट में साइज डिक्रीज हो गया था। छोटा साइज होने की वजह से इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप 1 वालों से ज्यादा होता है। तो इनके केस में इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 1। इस वजह से इनका मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो कम होता है। दूसरा, जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर होता है ना, मेटेलिक कैरेक्टर हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स पे। ये भी बताया था मैंने, जिसके पास जितनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड्स होंगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो ग्रुप 1 वालों के पास ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो एक मेटेलिक बॉन्ड बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, इसमें s के अंदर आ रही है 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। इस वजह से इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेंगे, तो फिर ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, और अगर ये मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो इनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या आएगा, कम आएगा। इसलिए ग्रुप 1 वालों का मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 वालों का मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो ग्रुप 1 वालों से कम होता है। तो ये थी हमारे पास हमारी मेटेलिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी। मेटेलिक कैरेक्टर के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 6, नेचर ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्म। नेचर ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्म। जो हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के बॉन्ड बनाते हैं? तो बताइए आपको, बॉन्डिंग आप बेसिकली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हो, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो जब हम बॉन्ड्स को इन 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं, तो फिर हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी मेटल्स कौन से बॉन्ड बनाएंगी, कोवलेंट या आयनिक। तो जैसा हमने पढ़ा
जो हमारे ग्रुप 2 के मेटल्स होती हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो लो होती है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो जो भी इनके साथ कंबाइन होने के लिए आएगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका मतलब वो एनायन बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके बन रही है कैटायन, और इनके साथ वाला जो मॉलिक्यूल या एटम था वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बन रहा है एनायन। फिर कैटायन और एनायन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है? आयनिक, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये कौन सी बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड्स। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपने बोला ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी electron moves tendency is very high, therefore they always form ionic bonds। वो हमेशा कौन से बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, उस दिक्कत का नाम है बेरिलियम। बेरिलियम ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and absence of d orbitals does not form ionic bonds। बेरिलियम जो है हमारा, बेरिलियम का साइज काफी छोटा है। छोटा साइज होने की वजह से, ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से वो आयनिक बॉन्ड से बनाएगा। बेरिलियम बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड्स, लेकिन बेरिलियम को छोड़ के जो बाकी है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। तो ये था हमारे पास हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड्स। तो मैंने आपको यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज बताई, मेटेलिक प्रॉपर्टी और बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टीज में से अगर कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिखो। बस एक रहेगी। ठीक है चिंदर, सृष्टि, सारिका, ठीक है निशा। चलिए, तो ये था हमारे पास हमारा 6th प्रॉपर्टी नेचर ऑफ बॉन्ड्स का। लास्ट प्रॉपर्टी पे आ गए हम। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी फ्लेम कलरेशन। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, 2 टॉपिक, और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा डायगोनल रिलेशनशिप का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हमें 3 टॉपिक करने हैं। 3 टॉपिक करने में मेरे ख्याल से अपने को 2 ही दिन लगेंगे, एक मंडे और एक ट्यूसडे का। तो हमारा ये वाला चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे एक दिन पूरा लग सकता है, लेकिन एनॉमलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप ये दोनों हमारे एक टॉपिक एक ही दिन में हो जाएंगे। तो मैक्सिमम ट्यूसडे तक आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच इज फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन। अब ये मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया था जब अपन ने ग्रुप 1 एलिमेंट्स के लिए इसको डिस्कस किया था। मैंने बोला था अगर आप अपनी एल्काइल अर्थ मेटल्स को देखते हो, नॉर्मली देखते हो, तो ये मेटल्स जो होती है सारी सिल्वर वाइट कलर की होती है। सिल्वरी व्हाइट कलर से मेरा मतलब है ग्रेइश कलर से होता है, थोड़ा शाइनिंग ग्रेइश कलर, इसलिए आप उसको सिल्वरी व्हाइट बोल रहे थे। तो अगर आप नॉर्मल अपीयरेंस देखोगे ना, आपको ये सारी मेटल्स जो है वो सिल्वरी व्हाइट रहती है, कोई प्रॉपर कलर नहीं दिखाती है। लेकिन जब आप इन सारी मेटल्स को कॉपर वायर के ऊपर लगाकर उस कॉपर वायर को जब आप फ्लेम के आगे रखते हो तो आपने ये देखा कि ये कलर्स प्रोड्यूस कर रही होती है। तो जब हमारी कोई भी मेटल फ्लेम के ऊपर जाकर मतलब फ्लेम की प्रेजेंस में कलर शो करती है, तो उसके लिए फिर आप ये वाला फिनोमेना डिस्कस करते हैं, फ्लेम कलरेशन। ठीक है, तो आपके पास
कौन कौन सी एलिमेंट है यहाँ पे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है ना? अब इसमें से मैं रेडियम निकाल देता हूं, क्योंकि रेडियम हमारा रेडियो एक्टिव है, तो रेडियम से पंगे आप नहीं लेंगे। ये 5 बचे। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों फ्लेम कलरेशन शो नहीं करते। मतलब मैंने कॉपर वायर ली, कॉपर वायर के ऊपर मैंने थोड़ा सा बेरिलियम लगा लिया, फिर मैंने उस बेरिलियम वाली वायर को जब फ्लेम के अंदर रखा तो मैंने ये देखा फ्लेम का कलर चेंज नहीं हुआ। सिमिलर केस हमारा मैग्नीशियम के साथ हुआ। मैंने कॉपर वायर पे थोड़ा सा मैग्नीशियम लगाया और उस मैग्नीशियम को जब मैंने फ्लेम के अंदर रखा तो फ्लेम का कलर चेंज नहीं हुआ। तो इससे मुझे ये पता लगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो फ्लेम कलरेशन शो नहीं करते। वो वैसे भी सिल्वरी व्हाइट है, उनको आग लगा के देखोगे फिर भी सिल्वरी व्हाइट रहेंगे, अपना कलर चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इन दोनों का साइज है छोटा। छोटा साइज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस के साथ। अब फ्लेम कलरेशन में हमको करना क्या होता है? फ्लेम कलरेशन में हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में पड़ा होता है। आप इसको हीट करती है, ये हीट करके एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होकर कहां चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को अपना शेल छोड़ के ऊपर वाले शेल में जाना पड़ेगा ना, और इलेक्ट्रॉन अपना शेल तभी छोड़ेगा जब उसको प्रॉपर एनर्जी आप देंगे। तो इनका छोटा साइज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, तो फ्लेम के थ्रू आप जितनी एनर्जी देते हैं ना वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है यहाँ पे जंप करवाने के। फ्लेम का मतलब है हम सिर्फ आग का थोड़ा सा पार्ट जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं एनर्जी का, तो इतनी कम एनर्जी में इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ खत्म नहीं होती, इसलिए वो जंप करके हायर लेवल पे नहीं जाते। लेकिन ये तीनों हमारे फ्लेम कलरेशन शो करते हैं क्योंकि इन तीनों का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो जब आप इनको फ्लेम के अंदर रखते हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं अपने अपने कलर। ये हमें देता है ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल कलर। अच्छा एक बात मैं पहले बता दूं, ये जो फ्लेम कलरेशन वाली प्रॉपर्टी होती है ना लड़कियों की ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि लड़कियों को कलर्स की समझ बड़ी अच्छी होती है। कल लड़कियों को पता होता है पिंक अलग होता है, मैरून अलग होता है ना, बेबी पिंक अलग होता है, हमारे लिए वो सारा पिंक ही होता है। तो केमिस्ट्री में आपको कलर्स की वैरायटी बड़ी मिलती है। अब मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ, मैं लिख सकता था रेड यहाँ पे, लेकिन मैंने रेड नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? ब्रिक रेड, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क सा रेड होता है, तो थोड़ा ईंट जैसा रेड ऐसे बोल सकते हैं बस। तो ब्रिक रेड होता है, इस वजह से कलर जो है वो आपको बिल्कुल यूनिक शो होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो देखो, स्ट्रोंशियम भी कलर शो करता है। स्ट्रोंशियम का कलर होता है क्रिम्सन रेड। तो लड़कों के लिए तो ये दोनों रेड ही है, लेकिन लड़कियां देख के पहचान लेंगी कि अलग अलग है। लड़कियों को कलर्स की समझ ज्यादा होती है, ऐसे हमारे सर बोलते थे और ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी है। तो ब्रिक रेड अलग होता है, क्रिम्सन रेड अलग होता है, दोनों कलर अलग अलग है। बेरियम कौन सा कलर शो करता है? एप्पल ग्रीन। अब एक तो घास वाला भी हरा होता है ना, ग्रास ग्रीन, तो वो अलग है। जिस रंग के एप्पल आते हैं हरे कलर के, वो वाला कलर आप यहाँ पे लेके चलेंगे। तो बड़े मतलब स्पेशल कलर्स होते हैं, और तीनों कंपाउंड जो है वो अलग अलग कलर के शो कर रहे हैं, क्योंकि तीनों कंपाउंड जो है वो अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो रेड रीजन में लाई करेगी, इसके वाली भी एनर्जी रेड रीजन में लाई करेगी, थोड़ी आगे पीछे, अभी कलर अलग लगा रहा है, और इसकी जो एनर्जी थी वो कहाँ पे लाई करेगी? ग्रीन रीजन में। इसलिए तीनों में आपको अलग अलग कलर जो है देखने के लिए। मैंने आपको ये नहीं बताया क्रिम्सन क्या होता है, तो डार्क रेड क्रिम्सन रंग होती है। डार्क से मतलब है बहुत ज्यादा डार्क, मतलब थोड़ी ब्लैकिश लुक आने लग जाए, इतना ज्यादा डार्क। तो क्रिम्सन रेड जो होता है वो एक्सट्रीमली डार्क रेड कलर होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमारा कलर का केस था, ये कंसेप्ट था, ये वाली दो हमारे
पास हमारे एलिमेंट। तो ये थी हमारी फ्लेम कलरेशन की प्रॉपर्टी। 6 एलिमेंट थे, 6 में से रेडियम अपन ने निकाल दिया, रेडियोएक्टिव है। ये दोनों शो नहीं करते क्योंकि फ्लेम कलरेशन में जो एनर्जी आप देते हैं वो इनके इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाने के लिए, इनके इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं, कौन से करते हैं नहीं पता। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करेगा, अदरवाइज यस सर। ठीक है निशा, श्रीधर, ठीक है सृष्टि, ठीक है सारी। चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली है। केमिकल प्रॉपर्टीज और एनोमलस बिहेवियर, डायगोनल रिलेशनशिप, ये आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सर इसका